हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मनीषी अरोड़ा आप सबका स्वागत करती हूँ डॉक्टर मुकेश पंचोली यूजीसी नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग। शुरू हो चुका है हमारा सेशन जिसमें हम कर रहे हैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 यूनिट 1 के पिछले सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो ये सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहने वाला है। आपको जैसे मैंने कल भी बताया था 2022 तक के क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूंगी इसमें कवर करने की। 2021 तक का मैटर जो है मैंने कलेक्ट कर लिया है। 2022 के क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए है, वो मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग। सेशन हो चुका है शुरू। एक बार शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दीजिए। सेशन हो चुका है शुरू। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को जल्दी से। क्योंकि ये सेशन चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, चाहे आप कहीं पर भी पेपर दे रहे हैं, किसी भी स्टेट के अंदर पेपर दे रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और नेट में भी किसी भी स्ट्रीम से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वाला जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा जो काम वाला है वो रहने वाला है। जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग। सब लोगों को प्रणाम, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव। चलिए भाई, अतुल्यकालीन, अतुल्यकालीन होता है बेटा लाइव इंटरेक्शन, जो रियल टाइम इंटरेक्शन होगा वो। ओके, अतुल्यकालिक सहायक शिक्षण सामग्री। चलिए भाई आगे बात करते हैं अब अपने। ठीक है, अच्छा मैम मैंने अपोजिट बोल दिया। अच्छा, अतुल्यकालिक, हाँ भाई, रिकॉर्डेड जो रहेगा, मतलब जो मैंने बताकर छोड़ दी और आप लोग उसको बाद में समझ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमारा कोई इंस्ट्रक्शन है वो नहीं हो रहा है, सॉरी। ठीक है, तुल्यकालिक वो होता है देखो, जो डायरेक्टली मतलब आपको चलाना पड़ेगा तब चलेगा, और अतुल्यकालिक होता है जिसको आपने चला के छोड़ दिया और वो चल रहा है। जैसे ब्लॉग मैंने लिख के छोड़ दिया, लोग उसको पढ़ रहे हैं। मैंने क्या किया, फेसबुक पोस्ट डाल के छोड़ दी, लोग उसको पढ़ रहे हैं। मैंने ईमेल लिख के छोड़ दिया, जिसको भी लिखा उसने अपने आप पढ़ लिया। तो जो मैंने करके छोड़ दिया, और जैसे स्काइप है या ऑनलाइन चैट है, गूगल हैंगआउट है, मुझे करना पड़ेगा डायरेक्टली इंटरेक्ट, मुझे बताना पड़ेगा अपने बारे में। मतलब तुल्यकालिक वो होता है जो हमें चलाना पड़ता है, जो लाइव इंटरेक्ट है हम लोगों को करना पड़ता है। ओके, चलिए भाई आप शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। अच्छा भाई, आज करियर डे किस किस ने मनाया? करियर डे किस किस ने मनाया? युवा दिवस। सबसे पहले तो आप लोगों को, जो भारत के युवा पीढ़ी, आप लोग तो बिल्कुल युवा पीढ़ी है, ठीक है, उस युवा पीढ़ी को हमारे आज युवा दिवस के ऊपर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने करियर को इस तरीके से बिल्ड करें कि आप हमारे समाज का निर्माण करें, आप हमारे देश का जो संस्कृति का संरक्षण करते हुए हमारे देश का विकास करें, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर अपना सहयोग दें, उसकी प्रगति, उसकी सांस्कृतिक, उसकी सामाजिक और उसकी आर्थिक सुरक्षा के अंदर अपनी निर्णायक भूमिका है वो निभाएं। आज करियर डे पे आप लोगों के लिए विशेष मैं ये करती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं जो हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, और स्पेशली उन्होंने जो विचार अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, अपने धर्म के संरक्षण के लिए दिए हैं, और स्पेशली युवाओं के लिए जो दिए हैं, है ना, जो युवाओं के लिए दिए हैं, तो वो युवा शक्ति आप हैं, हमारे देश का भविष्य। और आप लोग तो पढ़ रहे हैं, आप लोग टीचर की जो रेस के अंदर है, आप लोग लेक्चरर बनना चाह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं,
लोग कहते हैं कि नर्सरी क्लास फाउंडेशन क्लास होती है, जबकि मैं बोलती हूँ करियर बिल्डिंग के लिए आपकी ग्रेजुएशन क्लास सबसे ज्यादा करियर बिल्डिंग होती है, आपकी फाउंडेशन क्लास होती है ना। क्योंकि ग्रेजुएशन के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि उन्होंने आगे क्या करना है, स्कूल से निकले होते हैं, कॉलेज में आए होते हैं, एक अलग ही उनके अंदर शौक होता है कि हम कॉलेज में हो गए हैं, अब नाउ वी आर द एडल्ट स्टूडेंट, वी आर द मेजर, लेकिन उनके अंदर जो सोच जो बुद्धि है वो विकसित नहीं होती है अभी, तो वो विकसित करने वाले आप हैं, उसके निर्माता आप हैं। आप केवल देश का भविष्य ही नहीं, आप देश के भविष्य निर्माता भी होंगे आने वाले समय के अंदर, जब आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कार्य करेंगे। जब आप अपने सब्जेक्ट के अंदर जेआरएफ लेके रिसर्च करोगे तो आप नए नए आयामों को स्थापित करोगे अपने सब्जेक्ट के अंदर। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करें, इट डजेंट मैटर। मैं सिर्फ यहाँ कॉमर्स या इकोनॉमिक्स वालों के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से भी बच्चे हमारी फर्स्ट पेपर की क्लास देख रहे हैं, उन सब के लिए बोल रही हूँ। आज की जो थीम है विकसित युवा विकसित भारत, बिल्कुल आज की जो 2023 की करियर डे की हमारी जो थीम रखी गई है, और हमारे मुख्यमंत्री जी शाम को 7 बजे करियर डे का जो उद्घाटन है वो करने वाले हैं, ठीक है, करने वाले थे, अब तो थे हो चुका है, सुबह से हम बोल रहे थे इसके बारे में। तो ये जो चीजें हैं ये आप लोगों के लिए आपके लक्ष्य को साधने में, और आपके आने वाली पीढ़ी के लक्ष्य को, आपके बच्चे, शायद आप में से किसी के बच्चे इतने बड़े होंगे कि जो 10th क्लास के अंदर होंगे, 12th में, तो उनको पूरा उनकी स्वतंत्रता दीजिए, उनके करियर बिल्डिंग के अंदर आप निर्माणकारी साबित हो सकते हैं। तो अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए कि आप आने वाले देश के भविष्य को एक सुनहरा भविष्य, आप देख रहे हैं लगातार हमारे यहाँ पे जो चीजों के लेवल हैं, जो थिंकिंग के लेवल हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर हम लोगों को करना है, आने वाला फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है। आप सब लोग जब नेट क्वालिफाई करेंगे, सेट क्वालिफाई करेंगे, जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होकर हमारे देश के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे ज्यादा हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए चलिए, वो अच्छी बात है कि हम लोगों का रानी बहुत अच्छा एक रिलेशन, ऑनलाइन टीचिंग के बावजूद भी हम लोग एक इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कि मतलब कि हम लोग, ऐसे लगता ही नहीं है कि वर्चुअली मिल रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कितने सालों से एक साथ पढ़ रहे हैं, या मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप मुझसे पढ़ रहे हैं, या जैसा भी, मतलब हमारा बिल्कुल ऑफलाइन वाला रिलेशन है। आपकी एक एक बात मेरे लिए मैटर करती है, आपका एक एक कमेंट मेरे लिए मैटर करता है, और जहां तक कोशिश हो सकती है मैं आप लोगों के कमेंट के हैं वो जवाब देती हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं अपने भविष्य निर्माण की ओर, एक और कदम बढ़ाते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे अपने सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, जिसमें है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है। तो जल्दी से शुरू हो जाइए। कल हम लोगों के क्वेश्चन है वो हो चुके थे, 142 तक क्वेश्चंस हैं वो हो चुके थे। आज जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 143 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो जल्दी से जवाब देना शुरू कीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा, मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। मैं चाहती हूँ कि अगले साल आप भी अपने बच्चों को करियर डे पे कुछ ना कुछ स्पीच, कुछ ना कुछ गोल्डन वर्ड्स, कुछ ना कुछ गोल्डन रूल्स अबाउट द करियर आप उन बच्चों को दे। आप जब भी बच्चों से बात करें तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हमें भी किसी टीचर ने ऐसे विश किया था, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारे सेशन को, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक भविष्य है वो नहीं होगा। युवा वायु के समान है, जिसका वेग और जिसकी दिशा दोनों निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है। युवा का मतलब वायु, वायु का मतलब युवा, ठीक है। तो मध्यम मध्यम गति के साथ, एक समर्थ गति के साथ, एक संयम के साथ आगे बढ़िए और निर्माणात्मक मूल्यांकन के लक्ष्य को बताइए। 143 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं। थैंक यू रौनक, थैंक यू सो मच। बन सकते हैं अंकित जी। 23, 24 एज का क्राइटेरिया सिर्फ इतना ही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज मैटर नहीं करती है। एज आप जब 18 साल के हो जाते हैं तो आप ये समझ लो सरकारी खजाने में आपका खाता खुल जाता है, सिंपल सी बात है अपने पास। तो मैं तो ये मानती हूँ जिस दिन आप 18 साल के हो गए ना, उस दिन सरकारी खजाने में आपका खाता खुल गया। अब वो खाता परमानेंट कब आपके नाम पे चलेगा, आपके वहां पे साइन कब होंगे, जिस दिन आप गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। तो आप आसानी से 23-24 साल की उम्र के अंदर आसानी से आप हैं वो प्रोफेसर बन सकते हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं आएगी। चलिए भाई जल्दी से बताएं। 143 नंबर क्वेश्चन, निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है।
निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य? सब लोगों ने पढ़ा है। नेट दिसंबर 2018 का प्रश्न है। क्या होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये ऐसा मूल्यांकन है जिसपे विद्यार्थी की क्या करता है, कमजोरियों को टीचर है वो दूर करता है और उसको टाइम टू टाइम सजेशन देके उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करता है। कहाँ का क्वेश्चन है ये? दिसंबर 2018 का प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है निर्माणात्मक मूल्यांकन को लेके। यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य को लेके जब भी हम बात करते हैं तो क्या रहेगा यहाँ पर? जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप लोग फिर भी सी जवाब दे रहे हो। सी जवाब नहीं होगा बेटा, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को आसान अच्छे से पढ़िए। मैंने अभी जस्ट आपको बताया और कल भी मैंने आपको बताया था कि निर्माणात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जिसमें बच्चे के अंदर अध्यापक क्या करता है, अपने अध्यापन प्रक्रिया के द्वारा उसके अंदर सुधार करता है और उसको विषय संबंधी जो भी कठिनाई या जो भी हीनता अनुभव हो रही है उसको दूर करता है। हाँ जी, वही तो बोल रही हूँ, साथ साथ प्रॉब्लम है उनके सॉल्व करते हैं, उसको फीडबैक देता जाता है। तो ऑप्शन बी होगा बेटा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी वाले गलत है। ऑप्शन सी जो भी लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। आप कहां से पढ़ लिया आप लोगों ने कि बेंचमार्क के आधार पे विद्यार्थी के अधिगम की तुलना? नहीं, निर्माण करेंगे आप। निर्माण कब करेंगे? जब उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, जब उसको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही होगी। इसका मेन टारगेट क्या रहता है? आपके शिक्षण अधिगम की परिस्थिति को सुधारना रहता है, उसको प्रभावशाली बनाना होता है। ओके, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। नेट दिसंबर 2018 का प्रश्न है। हाँ, मूल्यांकन होता तो दिन वो होता। मूल्यांकन के भी कई प्रकार है मीनाक्षी, तो हाँ अगर अकेला मूल्यांकन होता तो आपका ऑप्शन सी सही हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि एक बात बताऊं, मूल्यांकन और नियंत्रण हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किए जाते हैं। मूल्यांकन हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चे में कितना चेंज आया, बच्चे ने उसको कितना सीखा। और सेम एज इट इज, जैसे आप जब प्रबंध के अंदर नियंत्रण पढ़ते हो तो नियंत्रण भी कभी भी कठोरता से नहीं होता। नियंत्रण हमेशा कमियों को, विचरणों को दूर करने के लिए किया जाता है, एक सुधारात्मक कार्यवाही होती है नियंत्रण। उसी तरीके से यहाँ पर मूल्यांकन है। मूल्यांकन का उद्देश्य भी नियंत्रण करना है कि जो विचरण आ रहे हैं, जो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है उसको समझाना है, उसको क्लैरिफाई करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है 144 नंबर क्वेश्चन, है ना? हाँ, 144 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोगों को जवाब देना है। एक ऐसे विद्यालय में जिसमें अनुत्तीर्ण की संख्या है बहुत ज्यादा है, मतलब बच्चे फेल बहुत हो रहे हैं, शिक्षक के अकादमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पर्याप्त कठिनाई की संभावना वालों को बाहर निकालने के लिए आप प्रश्न पत्र विकसित करना चाह सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसा प्रश्न पत्र विकसित करना होगा जो किसी व्यक्ति के विद्यालय विषय का सफलतापूर्वक अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता का अनुमान लगा सके। तो इस प्रकार के परीक्षण का क्या नाम होगा? ये टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है बेटा, जल्दी से जवाब दीजिए। आप किसी, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ऐसे विद्यालय में जिसमें अनुत्तीर्ण की संख्या बहुत ज्यादा हो, शिक्षण के अकादमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाई की संभावना वालों को बाहर निकालने के लिए आप प्रश्न पत्र विकसित करना चाह सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा प्रश्न पत्र विकसित करना होगा जो किसी व्यक्ति की विद्यालय विषय का सफलतापूर्वक अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता का अनुमान लगा सके। तो इस प्रकार के परीक्षणों का नाम क्या है? 144 का डी आ गया। चलिए भाई, क्या है जवाब इसका? जल्दी से सब लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं क्या रहेगा इसका जवाब। दिसंबर 2018 का प्रश्न है हमारे पास, ये जल्दी से बताएं। जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा इसका जवाब। एनटीए नेट दिसंबर 2018 का प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है। आप लोगों का डी आंसर समझ नहीं आ रहा हमें तो। परीक्षण के प्रकार क्या होते हैं? परीक्षण के प्रकार
आप लोगों ने अगर पढ़े हैं परीक्षण के प्रकार फिर तो आपको समझ आ जाना चाहिए, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो कोई इश्यू नहीं है। चलिए परीक्षण के प्रकार की जब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपसे परीक्षण का ही पूछा है, परीक्षणों का क्या नाम है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन सा परीक्षण है वो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे परीक्षण का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहती हूँ परीक्षण होता क्या है। परीक्षण होता है जब हम क्या चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का एक संबंध है परीक्षण के साथ, मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, बच्चे का मूल आधार क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है और उसकी आवश्यकताएं क्या है। जब हम इन सबको जांचना चाहते हैं तो तब हम कहते हैं कि क्या है, यहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? परीक्षण किया जा रहा है। तो परीक्षण कितने प्रकार का हो सकता है आप लोगों के हिसाब से? परीक्षण की जब बात करते हैं तो अगर व्यवहार के आधार पर बात करूं तो बहुत ही सामान्य परीक्षण, जिसको आप सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, या फिर आपकी भेदक यानी कि जो आपकी योग्यताओं के बीच में आपका जो चेंज देखे वो आपका एप्टीट्यूड का परीक्षण हो सकता है। प्रशासन के आधार पर व्यक्तिगत और समूह परीक्षण हो सकता है। और जब आपकी बात की जाए परीक्षण के माध्यम के आधार पे, पेपर पेंसिल हो सकता है, कोई काम करवा के दिखाया जा सकता है, कोई प्रोजेक्ट बनाने को आपको कह सकता है, ठीक है। उसके बाद विषय वस्तु के आधार पे जब हम बात करते हैं तो वो शब्दों के रूप में भी हो सकता है, अंकों के रूप में भी हो सकता है, स्थान से संबंधित भी हो सकता है और चित्रों के रूप में भी है आपका जो परीक्षण है वो हो सकता है। यानी कि परीक्षण की जब मैं बात करूं तो कई सारे प्रकार हैं। पूरा का पूरा टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ना होगा कि आखिर क्या है परीक्षण, कैसे होता है परीक्षण, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि हम उन बच्चों को निकालना चाह रहे हैं जो हमारे एकेडमिक जो ऑब्जेक्टिव है उनको प्राप्त करने में थोड़ा सा असफल है, वो हो रहे हैं, यानी कि बच्चे फेल ज्यादा हो रहे हैं। तो हमें एक ऐसा प्रश्न पत्र तैयार करना होगा जो किसी व्यक्ति की विद्यालय विषय का सफलतापूर्वक अध्ययन करने की योग्यता को और उसकी तत्परता को, मतलब उसके अंदर एबिलिटी क्या है और उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है उस चीज को सीखने की तत्परता कितनी है, उसका अनुमान लगाना है। तो डी तो नहीं होगा इसका जवाब, है ना। डी तो क्या बताता है? डी तो यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम्स भी बताएगा और आपको उसका सॉल्यूशन भी करना होगा। लेकिन हम यहाँ प्रॉब्लम नहीं जानना चाह रहे, हम केवल उसकी योग्यता और तत्परता को जानना चाह रहे हैं कि वो कितना लायक है और वो क्या करना चाह रहा है। सिर्फ हम योग्यता और तत्परता जानना चाह रहे हैं, हम उसका जो विश्लेषण नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो आप लोगों ने जवाब दिया, पहली बात तो वो गलत है। क्या है? पहली बात तो वो गलत है, क्योंकि जब भी मैं एक ऐसे विद्यालय की बात करती हूँ जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि बच्चे की योग्यता और तत्परता हमारी कहाँ से दिखती है। जैसे अब मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आपको पता लग रहा है कि मैडम तत्पर है पढ़ाने के लिए, मैडम रेडी है, मैडम के अंदर क्यूरियोसिटी है पढ़ाने को लेकर। तो आप क्या कर रही हैं? यस, कंचन ने बिल्कुल सही लिखा लेकिन फिर से डिलीट कर दिया। ऑप्शन सी, व्यवहार परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? व्यवहार परीक्षण है वो यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भविष्य सूचक, देखो मैं उसकी भविष्यवाणी नहीं कर रही हूँ क्योंकि किसी पर्सन में योग्यता होती है लेकिन तत्परता नहीं होती, फिर भी अपने कही कि भाई वो पढ़ना चाहते हैं तो नॉट पॉसिबल। उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि कब आएगी? जब हम उसको उस काम के अंदर डालेंगे, तब देखेंगे कि उसको कर पाया, वो नहीं कर पाया, वो सीख पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे विश्लेषण के अंदर अंकित जी जब मैं बात करती हूँ आपके विश्लेषणात्मक परीक्षण को लेकर, विश्लेषणात्मक परीक्षण क्या होता है? विश्लेषणात्मक परीक्षण मतलब आप लोगों को यूं कह लीजिए आप उसकी विशेषताओं को भी जांचोगे, उसके गुण को भी जांचोगे, उसके अंदर जो कमियां हैं उसको भी देखोगे, उसके आधार पे जब आप अनुमान निकालोगे, उसके आधार पे जब आप परीक्षण करोगे उसको विश्लेषण बहुत बड़ा है। हमें सिर्फ क्या करनी है? योग्यता और तत्परता। मेरे अंदर बोलने की योग्यता है, मेरे अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने की योग्यता है, ये आपको कैसा पता लगेगा? ये मेरे व्यवहार से पता लगेगा जब मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ। मेरे अंदर तत्परता कितनी है उस चीज को सीखने की, ये आपको कैसे पता लगेगा? मेरे व्यवहार को देखने। मैं अगर मान लो
छोटे से छोटे ऑप्शन, छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी कुरेदती हूँ, तो मतलब मैं तत्पर हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड को सिखाने में और सीखने में। तो मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, व्यवहार परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, व्यवहार परीक्षण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एक बड़ा अच्छा लेंथी क्वेश्चन, और मोस्ट ऑफ आप में से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बड़े क्वेश्चन, बड़े ऑप्शन को देखकर कहते हैं अरे यार ये तो नहीं होगा। तो ये वाली एक साइकोलॉजी है, आप लोग इसको चेंज कीजिए, पॉजिटिव वाइब्स इसके अंदर है वो लेकर आए। ठीक है, हाँ, विश्लेषण के अंदर आप कमियां भी तो ढूंढोगे ना, हमें कमियां नहीं देखनी है, हमें फिलहाल योग्यता और उसकी तत्परता देखनी है। आपको क्लियर वर्ड्स में बोला है उसने। ठीक है, उसने ये नहीं बोला कि उसमें सुधारात्मक कार्यवाही करनी है, उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम उससे परीक्षा ले रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर ऐसा बोला होता तो विश्लेषणात्मक जवाब होता डेफिनेटली। चलिए अगला, अरे वो देख रहे हैं फेल हो रहे हैं, तो वो उस प्रॉब्लम को, वो चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ही ना आए। बच्चे फेल क्यों होते हैं, जब उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, उनके अंदर योग्यता नहीं है, उनके अंदर तत्परता नहीं है। तो वो वही तो चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो फेल वाला सिस्टम चल रहा है ना मेरे यहाँ पे, वो खत्म हो जाए, बच्चे फेल ना हो। तो फेल ना होने के लिए वो बच्चों की इंटरेस्ट को चेक करना चाह रहा है, बच्चे की योग्यता को चेक करना चाह रहा है। आप उसको रिलेट मत करो कि उसके बेस पे आपको बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहता हूँ, वो बच्चे की प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं चाह रहा, वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाह रहा है। चलो अगला, शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी, यहाँ पे जब बात की जा रही है, क्वेश्चन नंबर 145, शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। आपसे कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो किसी भी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए कई प्रकार से उपयोगी होते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए आपके 145 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से जवाब दीजिए। जब भी आप क्या करेंगे, शिक्षण अधिगम की बात करेंगे, शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है, तो बताएं। 145 का बी, ए भी जवाब आ रहा है और बी भी जवाब आ रहा है, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं क्या जवाब आ रहा है। 30 मिनट्स हमारी क्लास के निकल चुकी हैं, 30 मिनट्स बाकी हैं। बी, मूल्यांकन कर रहे हो भाई आप, अब देखो क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हो कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये देख रहे हो कि बच्चे को उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे, आप अपने इंस्ट्रक्शन का प्लान बनाओगे और उसके अंदर आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसकी प्रभावशीलता का पता लगा पाओगे। मूल्यांकन के द्वारा आप देख पाओगे बच्चे को समझ आया कि नहीं आया, मूल्यांकन के द्वारा, या फिर आप बच्चे की अध्ययन की रुचियों के बारे में जानोगे। ना ना ना, मूल्यांकन तो सिर्फ मूल्यांकन वर्ड आ रहा है तो अंत में किया जाएगा। यहाँ पे संस्थानों में प्लेसमेंट के बारे में निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन के नतीजों का उपयोग हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है। हो सकता है थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि छात्रों के अन्य संसाधनों में प्लेसमेंट के बारे में, संस्थानों में प्लेसमेंट के बारे में निर्णय के लिए मूल्यांकन हो सकता है। 1% हो सकता है बट 100% नहीं, क्योंकि उन्होंने 100% वाला ऑप्शन पूछा है। ठीक है, थर्ड क्या पूछ रहे हैं, मतलब डी क्या कह रहा है कि छात्रों पर कुछ प्रभावों की पहचान करने में मूल्यांकन नतीजों का उपयोग। ना ना ना, कुछ प्रभावों को नहीं, जब जांच होगी तो सारी जांच होगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहा हमारा, ए ऑप्शन रहा। अब ये क्वेश्चन आप क्या करते हो, पेपर में देख के ही घबरा जाते हो, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया एनटीए ने, पूरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो ये चीजों से घबराना नहीं है। एनटीए के अंदर भी आप जब पेपर देने बैठोगे ऐसे ही पूरी स्क्रीन के ऊपर आपका पेपर है वो चल रहा होगा, बस ऊपर आपका जो आपकी आईडी है, आपका जो रोल नंबर है, वो सब आपकी फोटो वोटो चल रही होगी, बस वो पता रहेगा कि आपके पीसी पर बैठे हो आप। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ लेना, आसान जवाब होता है, थोड़ा सा उसको कन्वर्ट कर लेना इजी लैंग्वेज के अंदर। चलिए अगला 146,
146 ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर है। आपसे पूछा जा रहा है ब्लूम के अनुसार, मतलब यहाँ पे ब्लूम के वर्गीकरण की बात हो रही है और आई थिंक सो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपसे पूछा है। ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है? जल्दी से बताएं। ब्लूम वाला क्वेश्चन है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है? जल्दी से बताएं। ब्लूम की वर्गी की पढ़ी है, एचटेट का क्वेश्चन है ये एचटेट में भी पूछा गया है। एचटेट हरियाणा का जो टेट एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जल्दी से बताएं। ब्लूम के वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो ब्लूम के वर्गीकरण का क्या रहता है? बेंजामिन ब्लूम संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर पूछ रहे हैं आपसे, सबसे हाईएस्ट लेवल। ये ब्लूम ही नहीं, मैं भी ये मानती हूं कि आपका लर्निंग कब सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाएगा? बताएं। संज्ञानात्मक क्षेत्र में पूछ रहा है, पर्टिकुलर दे दिया आपको। मनोगत्यात्मक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, भावात्मक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, ये जो बात कर रहे हैं वो संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो जल्दी से बताएं, संज्ञानात्मक के अंदर बच्चे का हाईएस्ट लेवल लर्निंग कब माना जाएगा? जब वो क्या करना सीख जाएगा? चीजों का एनालिसिस करना सीख जाएगा। क्या करने लग जाएगा? जब चीजों का एनालिसिस है वो करने लग जाएगा, तब यहाँ पर क्या होगा? हम ये मानेंगे कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का अधिगम उच्च स्तर है, वो हो चुका है। जैसे कि आप लोग करते हो, आप लोग एक एक ऑप्शन, एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड को एनालिसिस करते हो ना, रिलेट करते हो, समझते हो उसे, तो मतलब आप ब्लूम के वर्गीकरण के हिसाब से संज्ञानात्मक में अधिगम के उच्चतम क्षेत्र पर हैं। कहां पर है आप? उच्चतम क्षेत्र पर है। और ब्लूम की वर्गी की क्या कहती है कि प्रश्नों में आत्म अनुभूति है वो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आत्म अनुभूति है वो नहीं होनी चाहिए। ये बात कौन कहते हैं? ये ब्लूम कहते हैं। आत्म अनुभूति का मतलब आप पर्सनल बायस मत डालिए पेपर के अंदर, आप पर्सनल बायस मत लेके आइए क्वेश्चंस के अंदर। आप वो करिए जो स्टैंडर्ड है, जो हमारा वैज्ञानिक तौर पर चीज सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एनटीए नेट दिसंबर 2018 का ही क्वेश्चन आप लोगों से, और 147 नंबर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्या है क्वेश्चन? 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षण की समनुदेशन विधि में किसका संयोजन है? आपसे पूछा जा रहा है शिक्षक की समनुदेशन विधि में किसका संयोजन है? जल्दी से बताएं। शिक्षण की समनुदेशन विधि, शिक्षण की समनुदेशन विधि। धीरज कुमार जी, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आप नहीं लाइव देख पाते, कोई इश्यू नहीं है। हमारा टारगेट आप लोगों को पढ़ाना है। आप रिकॉर्डेड में पढ़िए, लाइव में पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, बस आप पढ़िए और अपने सपने को पूरा कीजिए। आपके सपने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं और डेली रात 9 बजे आपका ये सेशन है वो लेकर आता है। ठीक है, तो जल्दी से। अच्छा, अब मैं आप लोगों को समनुदेशन का मतलब भी बताऊंगी। अरे तुम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा नहीं है कि? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। वहां पर तो समनुदेशन है वो चलता रहता है। समनुदेशन क्या होता है? समनुदेशन इंस्ट्रक्शन देना है आपने। शिक्षक और शिक्षक के बीच के अंदर जो कम्युनिकेशन होगा उसका पूछा जा रहा है आपसे। बताइए भाई, टीचर और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन है, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है?
स्वभाव अनुभविक विधि, स्व अनुभविक विधि मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगी, या फिर यहाँ पर व्याख्यान की बात हो रही है, व्याख्यान और सह निर्देशन मतलब लेक्चर भी होगा और आप लोगों को यहाँ पे कंसल्ट भी किया जाएगा, और निर्देशन विधि सैंपल्स भी दिखाए जाएंगे और आपको लैब के अंदर भी इसको चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से, प्रक्षेपण के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और व्याख्यान दिया जाएगा, या फिर व्याख्यान विधि, या फिर आपको कोई फील्ड का विजिट करवाया जाएगा। अब बता दो सम अनुदेशन क्या होगा? सम अनुदेशन आप समझ आ गया होगा सम अनुदेशन क्वेश्चंस को पढ़ने पे, कि अभी भी नहीं आया है? हाँ जी, पूरे क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे अपना राइट आंसर है वो बता सकते हैं। जब पूरे क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट करते हैं तो हम अपने राइट आंसर को बता सकते हैं। क्या? कि सम अनुदेशन यानी कि अनुदेशन के साथ साथ, या अनुदेशन कहाँ पर साथ साथ चलेगा? किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है? तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन मतलब लेक्चर प्लस सैम्पलिंग और प्लस लैब मेथड। आप लैब के अंदर भी काम करेंगे तब भी आपको लेक्चर मिलेगा, आप सैंपल के थ्रू पढ़ेंगे तब भी आपको लेक्चर मिलेगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा, जब आप प्रोजेक्शन यानी कि आप सिर्फ प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको एलसीडी प्रोजेक्टर पे लगा के दे दिया तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि उसका मतलब क्या होगा कि वो सब कुछ वहां पर चल रहा है। व्याख्यान विधि और क्षेत्र दौरा, आप फील्ड में गए हो तो वहां मेरा लेक्चर नहीं चल रहा होगा। स्व अनुभविक विधि, खुद महसूस कर रहे हैं बच्चे और फिर उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, तो खुद अनुभव करने के टाइम पे भी मेरा लेक्चर है वो नहीं चलेगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या है? ये भी दिसंबर 18 का प्रश्न है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है? आपसे पूछा जा रहा है कौन शिक्षक में बाधक कारण है? शिक्षक की आत्म सामर्थ्य, उसकी सेल्फ जो एफिशिएंसी आप बोल सकते हैं, शिक्षक का विषय ज्ञान, शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, भाषिक कौशलों में शिक्षक की पकड़ और भाषक शिक्षक की असंगत देह भाषा। बताएं। आपका राइट है तो बहुत बहुत बधाई हो। जिन भी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है वो बधाई के पात्र है। तो जल्दी से बता दीजिए। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि कौन से पॉइंट है वो आपके शिक्षण के अंदर आपको बाधक लग रहे हैं, तो जल्दी से बता दीजिए कौन से पॉइंट है जो आपको शिक्षण के अंदर बाधक लग रहे हैं, कि इनमें से जो शिक्षण है वो बाधक हो जाएगा। जल्दी से बताएं। जल्दी जल्दी बताएं भाई। ऑप्शन ए भी जवाब आ रहा है, ऑप्शन सी भी जवाब आ रहा है। 148 का देखो, शिक्षक का आत्म सामर्थ्य कभी रुकावट नहीं बनेगा, शिक्षक का विषय ज्ञान कभी रुकावट नहीं बनेगा, शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, अगर शिक्षक में एबिलिटी नहीं है, शिक्षक तत्पर ही नहीं है तो कहां से पढ़ा देगा आपको? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव ही हो गया, पढ़ाने की स्किल ही नहीं है उसके अंदर, तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। भाषिक कौशलों में शिक्षक की पकड़, बहुत अच्छी बात है। शिक्षक की असंगत, ठीक है, शिक्षक लंबा लेट के पढ़ा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिक्षक ने एक टांग चेयर पे और एक टेबल पे रख रखी है, एक लटक रही है, खुद अदर लिटा हो रहा है चेयर के ऊपर, यूं किताब रख के पढ़ा रहा है, तो ठीक है। तो ये भी गलत है, मतलब 3, 4, 6 है हमारा जवाब, हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जवाब? 3, 4, 6 है वो हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न।
मूल्यांकन प्रक्रिया की निम्नांकित विशेषताओं में से फिर से निर्माणात्मक मूल्यांकन आ गया। मतलब इसको तो पढ़ लेना भाई, ठीक है, ये बचाने वाला क्वेश्चन है तुम लोगों को। निर्माणात्मक मूल्यांकन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर 149 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 149 कि मूल्यांकन प्रक्रिया की निम्नांकित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की पहचान करें। अब फिर निर्माणात्मक आ गया है, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा। ये उत्तर अनुदेशनात्मक घटना है, ये अनुदेशन के दौरान घटित होता है, इसका मूल्यांकन का कार्य नीति निर्माता करते हैं, और ये सावधिक यानी कि अवधि के रूप में घटित होता है, और इसका उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना होता है। ये शिक्षक और छात्रों की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। अब जवाब दे दोगे आप इसका, है ना। अब तो बहुत ही बढ़िया तरीके से है आप जवाब दे दोगे, क्योंकि अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया आप लोगों से, निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रश्न है वो आप लोगों से पूछ लिया गया है, जो आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से आता है। जल्दी से बताइए, मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं, जल्दी से बताइए भाई। सी लॉक कर दीजिए सी को। बिल्कुल, इसके तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये उत्तर नहीं होता, पोस्ट नहीं है, ये तो दौरान है। क्या है, ये तो दौरान है। इसका मूल्यांकन का कार्य नीति निर्माता करते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। मूल्यांकन सावधिक रूप से, नहीं, अवधि के आधार पे गठित नहीं होता, ये तो हमें जब लगता है हम तो तब कर लेते हैं। उसके बाद मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार, बिल्कुल, बच्चों की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन डालते जाते हैं और अपनी प्रक्रिया को सुधार करते जाते हैं। और ये बिल्कुल टीचर भी होगा, स्टूडेंट भी होगा, टीचर पूछेगा, स्टूडेंट जवाब देगा, तभी पता लगेगा कि उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर बच्चे बैठे चुप करके, ठीक है, बोले जाओ हमारे तो ऊपर से निकल रहा है, हमें क्या है, तो फिर वो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, नहीं होगा। तो दोनों की सहभागिता यहाँ जरूरी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है 150 नंबर। 150 नंबर क्वेश्चन की जब मैं बात करती हूँ तो निम्न में से कौन एक शिक्षार्थी के रूप में भावनात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक शिक्षार्थी के गुण के रूप में भावनात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है। पहला, अपनी स्वयं की। अब सबसे पहले तो ये बिठा लो दिमाग में कि भावनात्मक बुद्धि क्या होती है, क्या होती है भावनात्मक बुद्धि, ठीक है। तो आप लोगों को वो पता होना चाहिए। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा है इनमें से उत्तम विधि से वर्णित कर रहा है, हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला है अपनी स्वयं की और अन्य लोगों की भावनात्मक बुद्धि की पहचान करना। नेक्स्ट, अपनी भावनाओं को दृढ़ता से व्यक्त करना, या फिर सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक सूचना का प्रयोग करना, या फिर उत्तम प्रेक्षण, वैज्ञानिक चिंतन और निगनात्मक तर्कना करना, या फिर परिवेश के प्रति अनुकूलन हेतु भावनाओं का समायोजन करना, या फिर रचनात्मक और विविध दृष्टिकोणों के प्रति खुला विचार है होना चाहिए। आपकी संवेगात्मक बुद्धि किसने दी थी, किसने दी थी संवेगात्मक बुद्धि, किसने दिया था ये अवधारणा, कोई जानता है, जल्दी से बताएं। संवेगात्मक बुद्धि के रूप में आपसे शिक्षार्थी के रूप में भावनात्मक आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएं भाई। वन फिफ्टी का 150 का बी जवाब दे रहे हो। एक ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, एक नंबर पॉइंट ने क्या बिगाड़ा है, हाँ, एक नंबर ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा।
बताओ बताओ, एक नंबर पॉइंट ने किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या? ब्लूम ने नहीं दी, सारा कुछ ब्लूम ने थोड़ी दिया है, ये गोलमैन ने दिया है, डेनियल गोलमैन ने। ये तो याद रहती है हमेशा, डेनियल गोलमैन ने दिया था गोल गोल, तभी तो हमारे इमोशन घूमते रहते हैं। इसको याद रख लो, भाव हमारे संवेग हमारी भावनाएं घूमती रहती हैं। तो किसने दिया था? गोलमैन ने दिया था, डेनियल गोलमैन ने दिया था। एक ने बोला ब्लूम, सारे पीछे पीछे ब्लूम। अब डिलीट हो रहे हैं, अब कमेंट डिलीट हो रहे हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? 150 का सी जवाब होगा। है, नाम पहली बार सुना है। 1995 के अंदर भावनात्मक बुद्धि बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, 1995 के अंदर। और डेनियल गोलमैन थे, डॉक्टर डेनियल गोलमैन, इन्होंने अपनी जो बुक है उसके अंदर भावनात्मक बुद्धि के बारे में विचार है वो प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो चलिए, शिक्षार्थी के गुणों की बात हो रही है, देखो भावनात्मक की बात हो रही है, तो बिल्कुल हमारे अंदर भावनात्मक बुद्धि कब होगी? जब हम दूसरे लोगों के इमोशंस को समझ पाएंगे, दूसरे लोगों की भावनात्मक बुद्धि को है समझ पाएंगे। ठीक है, अरे ये लो, डेनियल गोलमैन, ठीक है, डेनियल गोलमैन ने भावनात्मक बुद्धि मतलब आपके इमोशंस के लिए दिया है उन्होंने। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक तो है ही, और 3 आप लोग बोल रहे हो, बिल्कुल सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक वर्ड दे दिया, और 5 और आ जाएगा, पहचानने की जरूरत ही नहीं है, भावनाएं दे दी यहाँ पर। ठीक है, तो जहां भावना 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 वर्ड आ गया, यहाँ पे तो वो आंसर ही हो गया। ठीक है, 6 नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, रचनात्मक और विविध दृष्टिकोणों के प्रति खुला विचार। यहाँ पे भावनाएं नहीं आ रही, यहाँ पे उसकी रचनात्मक बुद्धि आ रही है, यहाँ पे क्रियात्मक बुद्धि आ रही है उसकी आपके हिसाब से। ठीक है, ये क्रियात्मक है, जब आप कुछ भी रचना करेंगे, कुछ भी क्रिएटिविटी करेंगे तो क्रियात्मक बुद्धि आ गई उसकी, तो वो भावात्मक नहीं है, संवेग नहीं है इसके अंदर कहीं पर भी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उन कथनों की पहचान कीजिए जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। अब समझ लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो इसको, जल्दी जल्दी पढ़ो और जल्दी जल्दी जवाब दो, फिर मैं बोलूंगी। बुक का नेम क्या? बुक का नेम नहीं पता? बुक का नेम नहीं पता, बस बुक इन्होंने इतनी बोली है कि बुक के अंदर इन्होंने भावनात्मक बुद्धि का वर्णन किया था। कब किया था? 1995 के अंदर किया था। ओके, बस मुझे इतना ही पता है, बुक का नेम नहीं मुझे फिलहाल ध्यान है। खरतपाल ने, ये कौन सा है? चलिए बताइए, इसका जवाब बताइए फटाफट से। फटाफट से जवाब दीजिए सब लोगों का, बताइए। मैं ही बताऊंगी फिर हार के तो। करतवाल ने बताया है, सर ने पढ़ाया है हमको, तो भाई मेरे पास तो डेनियल गोलमैन है, बाकी आप देख लीजिएगा कौन सा है। ठीक है, अब फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, सर वाले में और मेरे वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। करतवाल पढ़ाया है क्या आप लोगों को? भाई मैंने तो वही पढ़ा है जो मैंने आपको बताया, डेनियल गोलमैन।
मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है, वहां पर मैंने ये पढ़ा है। बाकी फिर भी आप एक बार चेक कर लेना गूगल वगैरह पे, ठीक है, कोई ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पे चेक कर लेना। ओके, चलिए 151 क्वेश्चन का जवाब आ रहा है आप लोगों का सी। क्या है? निम्नांकित सूची में उन कथनों को पहचानिए। क्या करना है? निम्नांकित सूची में उन कथनों को पहचानिए जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को क्या है, बताते हैं। तो आपका जब बात करती हूं मैं 151 नंबर क्वेश्चन की, तो क्या रहता है 151 का जवाब आप लोगों का किसी का जवाब है सी, किसी का जवाब है डी, लेकिन आप लोग क्या है, घूम रहे हैं। क्या है? घूम रहे हैं। क्या कह रहे हो आप? मैम पता नहीं, बहुत सारे हैं, फर्स्ट हम लोग जाते हैं। चलिए सर से कंफर्म कर लेना, सर की क्लास में सर बता देंगे ज्यादा अच्छे से, क्योंकि मैंने तो यही पढ़ा है, बाकी ठीक है, हो सकता है। चलिए अपने बात करें, उन कथनों को पहचाना है जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को यहाँ पर क्या है, दर्शाते हैं। तो आपको बताना है सही कूट का चयन। सही कूट का चयन करेंगे तो प्रयुक्त विविध प्रविधियों वाले अनुदेशात्मक विविधता, बताइए, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक को यूज करने के लिए जब आप इंस्ट्रक्शन करेंगे, या फिर प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, आज मैं जो बोल रही हूँ मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, है ना। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, आप लोगों के विचारों के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। नहीं तो मैं तो सीधी ये लैंग्वेज पढ़ दूं, आप लोगों के मैडम ठीक है हम भी पढ़ लेते, आप फिर क्यों आ रहे हो रोज रोज लाइव, है ना। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यहाँ पर जब हम प्रयुक्त प्रस्तुति करते समय छात्रों के व्यवहारों का प्रयोग है वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई, छात्रों का प्रयोग ही तो करेंगे। प्रभावी शिक्षण कब होगा? जब मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग बात करूंगी, ठीक है। उसके बाद छात्र की सफलता दर जो कार्य की सही समझ में प्रदर्शित होती है, नहीं, नॉट एट एनी मोर। अगली बात करते हैं अधिगम कार्य में संलग्नता। अधिगम कार्य में संलग्न होना ही सिर्फ प्रभावी शिक्षण को नहीं बताता है, ठीक है, हमेशा प्रभावी शिक्षण के अंदर जो है वो नहीं बताता है। अगला, छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक का प्रभाव। हाँ, अगर शिक्षक का प्रभाव अच्छा है तो आप कह सकते हो कि छात्र के साथ संबंध में, जो छात्र के साथ टीचर जब बात कर रहा है उसके प्रभाव की बात की जा रही है, वो बिल्कुल हमारे प्रभावी शिक्षण को यहाँ पर बताएगी। और उसके बाद विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख, बिल्कुल सहायक व्यवहार, जब भी हम क्या करेंगे, अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जांच परख करेंगे, तो भी हम यहाँ पे क्या मानेंगे, प्रभावी शिक्षक के सहायक व्यवहार के रूप में इसको मानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा आप लोगों का, ना कि ऑप्शन डी एंड सी बी जो भी आप लोग बोल रहे थे। अगला क्वेश्चन आपसे आ रहा है 152 नंबर प्रश्न। 152 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नीचे दी गई सूची में उन कथनों को पहचान करें जो शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित हैं। क्या है, आपसे पूछा जा रहा है उन कथनों की पहचान करें जो शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित है। जिनका भी राइट था उन लोगों को हार्दिक बधाई, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि उन्होंने सही अर्थ है वो समझना शुरू कर दिया है, या यूं कहूं कि उनको टीचिंग एप्टीट्यूड हाउ टू अटेम्प्ट है वो समझ आ गया है, चीजों को इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है वो आ गया है। वंदना और अक्की दोनों को बधाई हो, दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, यहाँ पर मोस्ट ऑफ बच्चों ने यहाँ पर गलत जवाब दिया था। तो आपको बताना है नीचे दी गई सूची में उन कथनों की पहचान करें जो शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित है। लक्ष्मी आपका भी सही था, चलो भाई आपको भी बधाई हो। तो चलिए भाई बताएं, आपको पूछा गया है नीचे दिए गए कथनों की पहचान करनी है जो क्या करती है, शिक्षण की विशेषताओं को बताती है। क्या बताती है, शिक्षण की विशेषताओं को बताती है। तो जल्दी से जवाब दीजिए, इसका क्या ऑप्शन है वो रहेगा हमारे पास, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए क्या रहेगा ऑप्शन हमारा इसके पास, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बोलिए भाई। शिक्षण के कार्य की विशेषताएं आपसे पूछी जा रही हैं।
आप सही हो मैडम, बुद्धिमत्ता गोलमैन द्वारा ही प्रतिपादित है। सी जवाब आ रहा है इसका। क्या जवाब आ रहा है? सी। बिल्कुल, देखते हैं चलिए ऑप्शन को। शिक्षण स्व विकास को सुगम बनाने वाली एक व्यक्तिगत गतिविधि है। क्या शिक्षण स्व विकास को इजी बनाने वाली एक व्यक्तिगत गतिविधि है? ना, मुझे तो नहीं लगता। ये व्यक्तिगत तो नहीं है और स्व विकास को करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो क्या है? सर्व विकास की तरफ ध्यान देती है। अगला, सभी शिक्षणों का ध्येय अधिगम कराना होता है। कह सकते हैं हम जब भी कुछ टीचिंग करवाने जाते हैं तो हम यही मान के चलते कि सामने वाला कुछ ना कुछ उससे जरूर समझ लेगा, कुछ ना कुछ अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर आएगा। व्यक्तियों के शिक्षण का निहितार्थ दूसरों का मत परिवर्तित नहीं नहीं नहीं, हम मत नहीं परिवर्तित करना चाहते, हम केवल ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, हम उसकी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, शिक्षण अपनी प्रकृति में द्विक होने की बजाय त्रिक है। सही बात है, दो ही इसके पहलू नहीं है, इसके पहलू तीन है। आप लोग पढ़ते हैं ना तीन पहलू, ट्राइंगल, तो बिल्कुल शिक्षण क्या है? त्रिक प्रकृति का है। उसके बाद शिक्षण का अर्थ विचारों का विक्रय? ना 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 ना, मुकेश सर की सोच के हिसाब से तो विचारों का विक्रय नहीं है, क्योंकि वो तो क्या मानते हैं? वो तो मानते हैं कि ज्ञान को बांटा जाए, जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतना ही समाज का निर्माण होगा। तो ले लो, ये बात तो हम ही बोल रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे गलत है भाई। ठीक है, तो ये विचारों का विक्रय नहीं है, ये तो विचारों की अभिवृद्धि है। उसके बाद शिक्षण का तात्पर्य छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचना है। बिल्कुल, टीचिंग के थ्रू हम जानना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी योग्यता है, कितना वो तत्पर है और कितनी वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, पूरा विश्लेषण हम करना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऑप्शन सी है उसको करेक्ट यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट करेंगे। 2, 4, 6 सब लोगों का सही है, त्रिध्रुवीय है, त्रिक है, बिल्कुल 3 एस्पेक्ट रहते हैं। बिल्कुल सही जवाब आप सब लोगों ने दिया है। मोस्ट ऑफ यहाँ पर लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी एंड द अच्छा क्वेश्चन जो है हम मानते हैं। लास्ट प्रश्न 3 मिनट, लास्ट प्रश्न 3 मिनट। 153 नंबर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। जल्दी से जवाब दीजिए। शिक्षण में शिक्षक के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो ने अपनी हायरार्की दी थी। सब लोगों ने पढ़ाई है, कॉमर्स वालों ने ज्यादा पढ़ी है और साइकोलॉजी वालों ने ज्यादा पढ़ी है कि यहाँ पर हायरार्की दी थी इन्होंने। मास्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम दिया था, तो उसके अंदर इन्होंने किन आवश्यकताओं के लिए बात करी थी? जल्दी से बता दीजिए। कॉमर्स वालों का तो ये राइट होना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स वाले ड्यूल गेम खेलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि वो कॉमर्स में भी खेलते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी खेलते हैं। तो मास्लो का हायरार्की, नीड ऑफ हायरार्की, फटाफट से जवाब दीजिए क्या है? सक्षमता और उत्कृष्टता हेतु मास्लो ने जो दिया है, कौन सा इसमें है? वो संतुष्ट किया जाना है। शिक्षण के अंदर पूछा जा रहा है अब, ठीक है, शिक्षण के अंदर पूछा जा रहा है। अब सोच समझ के जवाब देना। गेम तो खेलोगे लेकिन शार्प गेम खेलना है। जल्दी से बताओ। डी, यस, कौन सा? डी, बिल्कुल करेक्ट, बहुत सही जवाब आ रहा है। आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो ने हायरार्की के अंदर क्या बोला है? आत्म सिद्धि की आवश्यकता को संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। आप लोगों ने बहुत फास्ट और बहुत बढ़िया रिप्लाई दिए, तुरंत लगभग आप लोगों के आज सही रिप्लाई थे। मतलब अब मैं कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे हैं वो तैयार हो रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में वो कहीं मात नहीं खाएंगे। अगला सेशन और रहेगा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का। जल्दी आप इसको खत्म कीजिए, फटाफट से रिप्लाई दीजिए ताकि हम जल्दी से रिसर्च एप्टीट्यूड की तरफ बढ़े, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड में लगभग मैंने देखा है 75% ऑफ कैंडिडेट है वो थोड़े घबराते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी आप में रह जाती है। जैसे देखिए आप में टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर आपको
जो कॉन्फिडेंस है वो आया है सेम एज इट इज। अब आप जैसे जैसे आगे करते जाएंगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट के अंदर भी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड एंड द कम्युनिकेशन और आपके जो हायर एजुकेशन और उन सब के अंदर भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों में बिल्डअप है वो कर दूंगी। ठीक है, तो विश्वास रखिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है मुकेश जी और सब लोगों के जिन्होंने भी बहुत अच्छा एफर्ट यहाँ पर दिया है, और थैंक यू सो मच। ये क्लास जो आपको अच्छी लगी है, जो मस्त लगी है, वो किसकी वजह से लगी है? वो आप लोगों की वजह से लगी है। ठीक है, आप लोगों के रिप्लाई, आप लोगों के क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत शानदार, बहुत मजा आया मुझे खुद को, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना प्यार, इतना विश्वास और इतना साथ देने के लिए धन्यवाद। और जहां तक रही कॉमर्स के PYQ की, तो डेफिनेटली मैं जल्दी आप लोगों के सामने उसकी खुशखबरी है वो लेकर आऊंगी। जल्दी ही आपका सेशन है वो शुरू करूंगी। आप बस विश्वास रखिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम मैंने आपसे पहले भी मांगा था 1-2 दिन, क्योंकि मेरी जो वर्किंग है वो बहुत हेक्टिक चल रही है इस वक्त। मैं जैसे ही फ्री होंगी, मेरे पास अगर 1 घंटा भी मुझे फ्री मिल गया तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए ही काम करूंगी। ठीक है, तो ये चीज है। बिल्कुल, आप लोगों को रिसर्च के अंदर भी आपको लेकर आऊंगी। रानी, आप विश्वास रखो, रिसर्च के अंदर भी आप लोगों के लिए है, कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्डअप कर दूंगी। आप चिंता ना करो बस, क्योंकि चिंता चिता के समान है। प्रैक्टिस कीजिए, जितना करेंगे उतना निखार आएगा। और बाकी युवा दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और कल है हमारा लोहड़ी का त्योहार, तो सभी जो भी पंजाबी भाई बंधु या बाकी जो पंजाबी नहीं है, तो वो उन लोगों के लिए मकर संक्रांति बहुत खास दान दिवस होता है, वो हमारा दान देने का शुभ दिन है। तो उन सारी चीजों को, ठीक है, उन सारी चीजों को आप लोग सेलिब्रेट कीजिए, अपने त्योहारों को एंजॉय कीजिए। कहीं अपने टेंशन्स की वजह से, स्टडी की वजह से या अपने अदर चीजों की वजह से अपने त्योहारों को जीना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ अपनी लोहड़ी के त्योहार की आप लोगों को एडवांस में शुभकामनाएं, युवा दिवस की, और आपका करियर डे है वो आपके करियर के निर्माण के अंदर सहायक सिद्ध हो। इन्हीं विशेष के साथ थैंक यू सो मच। मिलती है अपने सुबह 6:30 बजे ओनली ऑन डॉक्टर मुकेश पंचोली UGC नेट JRF यूट्यूब चैनल पर विद द पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 4 की क्लास है वो हमारी चल रही है। छुट्टी नहीं है कल की, कल क्लास लगेगी, कोई छुट्टी नहीं है आप लोगों की। ठीक है, तो कल पढ़ना है, कोई छुट्टी नहीं है फिलहाल। छुट्टी तभी होगी जब कुछ इमरजेंसी होगी, अदरवाइज कोई छुट्टी नहीं है। हाँ जी बेटा, सारी यूनिट्स पढ़ाऊंगी मैं, हमारी सारी यूनिट्स हो चुकी है। ठीक है, बस अब हमने क्या करना है, उनको प्रैक्टिस के अंदर लेके आना है। हमारी 10 की 10 यूनिट है वो पूरी हो चुकी है, और यूनिट 9 के कुछ टॉपिक्स आपके पास आ गए हैं, बाकी के टॉपिक्स मेरे पास आने शुरू हो गए हैं। उनको अपलोड करते ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है वो दे दूंगी। ठीक है, छुट्टी नहीं होगी। अब छुट्टी होगी तो बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन में, या तो जब मैं जवाब दे दूंगी या मेरे परिवार में कोई जवाब दे देगा। ठीक है, तभी, अदरवाइज नो छुट्टी। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।